नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए, हमने अभी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है वेव टॉपिक्स, तरंग को पूरा थ्योरी, कंसेप्ट और जितने भी फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है वो सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो सेशन रखे हैं, प्रैक्टिस करना है हमें क्वेश्चन पे, और वो जो क्वेश्चन आपके विगत 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर में, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो टीसीएस, हालांकि एसएससी रेलवे टीसीएस की कंडक्टर वाली है, तो इसके जितने अच्छे अच्छे सवाल वेब टॉपिक से पूछे गए वो सारा कुछ हम लोग यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है सर, देखिए, सबसे पहले तो ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या एलपी टेक्नीशियन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर भी जाके आप फिजिक्स के प्लेलिस्ट पर जाकर के सारा चीज़ आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आप इतना है कि आप हमें सपोर्ट जरूर करें एक बार कम से कम। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रही है, चीज़ें आ रही है आपको समझ में, बेसिक टू एडवांस हमने जैसे कहा कि सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे, तो ज़रूर एक बार लाइक करें हमें, ठीक है, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा सर। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर चीज़ें बताइए कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है या नहीं। कोई सजेशन हो वो भी कमेंट करिए ताकि मैं और भी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं, या अगर नहीं भी आ रही समझ में तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए, पहला सवाल जो बोला गया है क्या, कि व्हेन अ वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड वेवलेंथ इज हाफ देन द फ्रीक्वेंसी इज। आपसे क्या बोला गया है कि वेग को क्या किया गया, स्थिर रखा गया है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य को आधी कर दी जाती है, तो उसकी आवृत्ति क्या है। मतलब कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एक वेव है, ठीक है, इस वेग की क्या होगी, अपनी एक वेलोसिटी होगी, इसकी अपनी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, इसकी क्या होगी, अपनी एक टाइम पीरियड होगी, और इसकी अपनी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इस वेग की वेलोसिटी को तो हम कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। जो पहले एफ थी अब हमने उसको हाफ कर दिया है, तो नहीं, फ्रीक्वेंसी को हाफ नहीं किया है, वेवलेंथ को क्या किया, इसने हाफ कर दिया, ठीक है, वेवलेंथ को इन्होंने क्या किया, हाफ कर दिया। तो आप ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आप रखेंगे जिससे कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही रखें। देखिए, ये एक वेग है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, भी है। कब भी है, जब इसकी वेवलेंथ लेमडा है। आपने क्या किया, इसकी वेवलेंथ को आधी कर दी, तो भी इसकी वेलोसिटी अभी भी है। तो इसके लिए आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी f थी पहले, अब इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी ये आपसे पूछी जा रही है, जिससे कि इस वेग की, इस वेव की, इस तरंग की वेलोसिटी भी ही होनी चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, व्हेन अ वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड वेवलेंथ इज हाफ, वेग वही है, स्थिर है, लेकिन तरंग दैर्घ्य को आधी कर दी जाती है, तो आपकी आवृत्ति आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, हमें पता है रिलेशनशिप वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच में क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा, ठीक है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको आप म्यू से भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। आपने लेमडा को क्या किया है, लेमडा को आधा कर दिया, ठीक है, लेमडा को क्या किया है, आपने हाफ कर दिया है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर भी ही रहना चाहिए, यहाँ पर भी कब रहेगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स हो जाती है, तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो फाइनल क्या वैल्यू आया, एन इंटू लेमडा। चलिए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। आपको बोला गया क्या कि आपने क्या किया, लेमडा को हाफ कर दिया, ठीक है, लेमडा को आपने हाफ कर दिया है। लेमडा को जब आपने हाफ किया तो ये जो वेव है, ठीक है, इस वेव की वेलोसिटी अभी भी क्या है, ये जो भी है यही बनी हुई है, और ये भी की वैल्यू क्या है, एन इंटू लेमडा। तो यहाँ भी एन इंटू लेमडा कैसे आएगा, तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स अगर हम कर दें, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, केवल और केवल एन इंटू लेमडा बचा या नहीं, यही जो इनिशियल वेलोसिटी थी। तो आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया है, 2 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स। दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या पूछा गया आपसे, दूसरा सवाल पूछा गया है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इंक्रीज, अगर आप हिंदी में बाद में पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेव लेंथ। यदि कोई एक तरंग है, ठीक है, आपने उस तरंग की आवृत्ति को बढ़ा दी है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि ये एक वेव है, ठीक है,
इस वेव की आपने क्या की है कि फ्रीक्वेंसी क्या कर दी है, आपने इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, इस वेव की आपने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि इस वेव का पहले क्या थी, इस वेव की फ्रीक्वेंसी f थी। अब हो सकता है आपने f को 2 टाइम्स कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, मतलब आपने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, f/2 नहीं किया होगा, यहाँ लिखा गया है इंक्रीज़ किया है आपने। ठीक है, तो इस केस में जब इसकी फ्रीक्वेंसी f थी तब इसकी वैल्यू क्या थी, लेमडा थी। तो अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि अब जब आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दिया है तो इस वेव की लेमडा क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी या फिर वो डिक्रीज़ कर जाएगी या फिर एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगी, आपको ये बताया जा रहा पूछा आपसे। तो देखिए, तो इसका रिलेशन हमें पता है कि यार v इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हमें किसके किसके बीच रिलेशनशिप निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा की। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपन लेमडा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन निकला कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होती है। मतलब लेमडा अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी डिक्रीज़ होती है तो लेमडा क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, तो लेमडा क्या होगा, आपका डिक्रीज़ करेगा। क्लियर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये सब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद वेवलेंथ क्या होती है, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप उन सारे क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, कंप्रेशन इज मेड एट द प्लेस वेयर द एयर प्रेशर इज। ठीक है, आपसे हिंदी में अगर बोला जाए, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या है, हाई है, लो है, जीरो है या इन्फिनिटी है। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर को देखा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सर क्या कि कंप्रेशन इज मेड एट द प्लेस वेयर द एयर प्रेशर इज। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, संपीड़न और विरलन कहाँ होता है, कौन सी वेव में होती है, तो हमने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होती है। ये हमने बताया था, जो स्प्रिंग वाला केस हमने समझाया था आपको। ठीक है, ये वाला बताया था हमने आपको। ये क्या है आपका कंप्रेशन और ये क्या था आपका रेयरफैक्शन, यानी कि संपीड़न, और ये क्या था आपका विरलन। संपीड़न में हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने बताया था हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी। ठीक है, और रेयरफैक्शन यानी कि हिंदी में बोलते हैं विरलन, यहाँ हमने क्या बताया था, लो प्रेशर और लो डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताई थी। तो कंप्रेशन जब होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। और जब विरलन वाला जब केस होगा तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी। देखिए, अब आइए क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया क्वेश्चन में क्या कि कंप्रेशन इज मेड एट द प्लेस वेयर द एयर प्रेशर इज। तो एयर का जो प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा तो आप क्या कहेंगे, हाई होगा। ठीक है, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन ना रह करके अगर यहाँ आपसे पूछ लेता रेयरफैक्शन, ठीक है, रेयरफैक्शन अगर आपसे पूछ लेता और यहाँ आपको लिखा हुआ रहता विरलन, ठीक है, यहाँ आपका रहता विरलन, तब इस केस में प्रेशर क्या होती, आपकी लो हो जाती और डेंसिटी भी क्या हो जाती, लो हो जाती। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ एयर प्रेशर ना पूछकर आपसे डेंसिटी पूछ ले, तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा। विरलन के केस में डेंसिटी क्या होगी, आपकी लो होगी। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, और ये सब कुछ हमने डिस्कस भी किया है क्लासेस में। चौथा क्वेश्चन जो है आपके, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ बोट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव हुज कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर 125 मीटर अपार्ट। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ मूविंग क्रस्ट इज 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या है, हिंदी में पढ़ ले एक बार। बोला गया है कि लंगर, ठीक है ना, जब जो नाव वगैरह देखते होंगे वहाँ पर लंगर डाल करके जो फंसाया जाता है, ठीक है, तो लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव, ठीक है, लहरों से घिरी हुई है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, 125 मीटर है। जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव, ठीक है, और ये जो चढ़ाव वाला सेक्शन को हम क्या कहते थे, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, की जो गति दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड है।
तो नाव के हिलने की आपसे पूछी गई है आवृत्ति। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया इसको समझिए एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि कोई एक बोट है, ठीक है, एक बोट है और उसको में क्या आपको दिया गया है कि हुज कंजिक्यूटिव क्रस्ट, ठीक है, और जो दिया है आपका 125 मीटर अपार्ट, द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ मूविंग क्रस्ट इज 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। यानी ये आपकी जो वेव है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ दी हुई है, यानी वेवलेंथ क्या होगा, क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस या फिर ट्रफ के डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आपको दी है लैम्डा इक्वल्स टू 125 मीटर, ठीक। उसके बाद दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ मूविंग क्रस्ट इज 25 मीटर पर सेकेंड, यानी v इक्वल्स टू दे दिया है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी। v इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपन लेमडा। v की वैल्यू कितनी है, 25 अपन 125, 25 25 125, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 हर्ट्ज जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ समझने वाली बस इतनी सी चीज़ थी कि यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ कि आ बोट एंकर इज़ रॉक्ड बाय वेव, ठीक है। ये जो वेव है, ठीक है, वेव हुज कंजिक्यूटिव क्रस्ट, ठीक है, हुज कंजिक्यूटिव क्रस्ट मतलब जो वेव थी, ठीक है ना, जो लंगर डाल करके रोकी गई नाव की जो लहर है, ये जो लहर से जो रोका गया, तो ये जो आपकी जो वेव बनी है इसके जो है यहाँ लिखा गया है कंजिक्यूटिव क्रस्ट, यानी कि ये जो क्रस्ट इसके बीच की जो डिस्टेंस 125 मीटर दिया गया था, इसको यही क्रस्ट मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि आपको लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी, बस ये आपको समझना था। और फिर यहाँ लिख दिया गया था कि द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ मूविंग क्रस्ट इज़ 125, इसकी जो वेलोसिटी दी हुई थी 25 मीटर पर सेकेंड दी हुई थी, बस फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपका निकल जाता। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पांचवा सवाल जो है, देखिए पांचवा सवाल क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 50 हर्ट्ज फाइंड इट्स टाइम पीरियड। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, आपको दिया क्या गया है कि कोई एक ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। मुझे ये बताइए कि साउंड वेव कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसमें भी मुझे ये बताइए कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स वेव है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ध्वनि तरंग, देखिए ये भी पूछा गया सवाल है, ध्वनि तरंग क्या होता है आपका, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये सब हमने देखा, वो क्या होता है यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे पूछा गया है टी की वैल्यू बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आराम से, बहुत ईजी सवाल है ये भी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन ये बोला है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड, टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या है, टाइम की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, तो t इक्वल्स टू क्या होगा 1/f, तो 1/f क्या हो गया 1/50, तो इस यही इसकी क्या हो जाएगी 1/50 सेकेंड, ठीक है। क्लियर और नॉट, सिंपल सा था भाई। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो आपको टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/t, टी इधर ले जाएंगे तो 1/f करके हम इधर से टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा क्या गया है कि जो पार्टिकल्स है ऑसिलेट अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन यानी कि परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है, ये जो है वेव की डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, ठीक है, और इसके जस्ट टू एंड फ्रो इस प्रकार से परपेंडिकुलर क्या कर रही है वेव के पार्टिकल्स क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ वेव आर डिस्कस हियर, हिंदी में पढ़ ले एक बार कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है, ठीक है। यानी कि जो ये वेव की जो दिशा है, यानी कि ये जो वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये कौन सा वेव है, हमने बताया था आपको, ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, और हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ
तरंग। क्लियर हो गया होगा ये आपका, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे बोला होता है कि जो कण के विक्षोभ की प्रसार की दिशा के, ठीक है, ये अगर लिखा हुआ रहता समानांतर, ठीक है, अगर समानांतर रहता या फिर आगे पीछे रहता या फिर टू एंड फ्रो रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका लॉन्गिट्यूडिनल हो जाता, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अभी के केस में इसका उत्तर जो होगा ट्रांसवर्स वेव होगा। जो यहाँ पर लिखा है लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, इसका आंसर क्या होगा ट्रांसवर्स वेव है। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है बोला गया है क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ द टाइम इंटरवल ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 0.04 सेकेंड। क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कंपन कर रही कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु के पार्टिकल्स क्या कर रही होगी, कंपन कर रही है, जिसके क्या होगी वेव जनरेट हो रही होगी। उस वेव का या फिर उस तरंग का आपको आवर्तकाल दिया है 0.04 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछा गया है आवृत्ति, आपको दे दिया गया है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 0.04 सेकेंड। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, तो 1/0.04, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 यानी कि 25 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल, 8वां सवाल, इफ़ एनी एक्सप्लोजन टेक प्लेस एट दी बॉटम ऑफ ए लेक, ठीक है, कोई झील है और उसके एकदम बॉटम सरफेस पे, ठीक है ना, एक्सप्लोजन किया गया है। तो जब एक्सप्लोजन किया जाएगा, विस्फोट किया जाएगा, किसी विस्फोट के कारण, ठीक है, समुद्र के तल पर बनने वाली, जो समुद्र के तल पर जो लहर बनी है, जो वेव बनी है, वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी या फिर कैसी होगी। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहले तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर लेक लिख दिया गया है या फिर सी लिख दे या फिर पाउंड लिख दे या रिवर लिख दे, कुछ भी अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे बॉटम ऑफ आ लेक, एकदम बॉटम सरफेस में पूछा जा रहा, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है जैसे ये आपका पानी का लेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ये बॉटम सरफेस पे, यहाँ पर जो वेव जनरेट हुआ, यहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ जब, तब यहाँ पर जो वेव बना है, ये वेव कैसा बनता है, तो ये याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स, इस वाटर पार्टिकल जो होते हैं, ये पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेव बनेगा, अब ये जो आप वेव का डायरेक्शन देखकर ही आप समझ गए, इस सतह पर, ठीक है, एकदम जब पूछ लिया जाए सर्फ, एकदम अपर लेयर पर कौन सा वेव बनेगा, चाहे सी हो, चाहे लेक हो, चाहे समुद्र है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव जो आपके क्या थे, केवल सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस कर सकते, तो अब मैंने वहाँ बताया था लिक्विड के भी क्या, तो वो ऊपरी सतह पर, लेकिन जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस समय तो इसका आंसर लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख लिया है बॉटम, ठीक है। लेकिन यही अगर पूछ लिया जाता द लेयर ऑफ ए लेक, ठीक है, या सी, यानी कि ये ऊपरी सरफेस पे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर जो तरंग बनेगी वो आपका ट्रांसवर्स बनेगा। क्लियर, ये आगे के एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला सवाल, 9वां सवाल जो है आपका, चलिए उसको देखते हैं। 9वां सवाल क्या है आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, एक मिनट, 9वां सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए यहाँ बोला गया है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो अभी देखिए ये जो आप जो वर्ड आप देख रहे हैं, क्या क्या वर्ड, एक तो कंप्रेशन हो गया और यहीं पर आपको रेयरफैक्शन भी मैं लिख दूं, ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। हिंदी में संपीड़न और विरलीकरण। तो देखिए संपीड़न और विरलीकरण की जब भी बात आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है कौन सी वेव की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, ठीक है। ये आपका हो गया संपीड़न, यानी क्या ये कंप्रेशन, और ये क्या हो गया आपका रेयरफैक्शन, यानी कि विरलन। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा ही कहते हैं। यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेव लेंथ, ठीक है। चलिए अगला 10वां सवाल हम लोग करते हैं। 10वां सवाल आज का अंतिम सवाल होगा। 9 सवाल किए हैं, तो अब चलिए 10वां सवाल करते हैं हम लोग।
10वां सवाल में क्या बोला गया है, द साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई साउंड वेव है जो ट्रेवल कर रही है 339 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दे दी गई है 339 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद लेमडा की वैल्यू दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, भी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो आप इजीली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू भी अपन लेमडा करके निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए उसको भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप क्या गलती करेंगे वो देखिएगा, जो आप यहाँ पर गलती करने वाले वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में हम गलती क्या करेंगे, यहाँ आपको डाटा दिया हुआ था तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्या भी अपन लेमडा, भी क्या है 339 और लेमडा क्या है 1.5। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये आप हर्ज लिख करके आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आपको दिया है लेमडा की वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना हम लोग एसआई यूनिट में चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। और ऑप्शन भी आप देखिए जो मिला है फ्रीक्वेंसी का हर्ज, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको पहले क्या करेंगे 1.5 अपन 100। ठीक है, मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गया आपका मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू भी अपन लेमडा निकालेंगे। भी कितना है 339 और लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 1.5 अपन 100। ठीक है, इस प्रकार से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट कर लें और ये इसकी ऑप्शन है, देख लीजिएगा इसमें से आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं अब कैलकुलेट तो नहीं करूँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, 10 सवाल, और अगले वीडियो में और भी जितना सवाल बच गया है उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके हमें बताना।